एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस विद कोमल। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कौन से पर्सन एलिजिबल हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। इससे पहले मैंने अपनी वीडियोज़ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा है कि सेक्शन 22 क्या होता है, सेक्शन 24 क्या होता है, 23 क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस डाल रखी हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के बारे में। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हमारा सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में डिफाइन है। इसकी डेफिनेशन, इफ़ अ पर्सन हिमसेल्फ वांट टू टेक registration under GST and he is not fall under any compulsory procedure of section 22 and section 24। इसका मतलब कि अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 22 मतलब जो टर्नओवर की लिमिट है और सेक्शन 24 जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, इन दोनों में भी फॉल नहीं करता है, फिर भी वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मतलब अपनी मर्जी से, उस पर लॉ का कोई भी कंप्लाइंसेस नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही रजिस्ट्रेशन ले रहा है जीएसटी में। इफ़ अ पर्सन टेक voluntary registration, then all the provision of GST applicable to the registered person with similarly apply to you also, that is he will be treated as a normal taxable person। इसका मतलब कि अगर कोई भी पर्सन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेता है जीएसटी में तो उसे सारे प्रोविजंस कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ेंगे जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन करता है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसे कोई भी बेनिफिट या फिर कोई भी कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सारे लॉज एप्लीकेबल रूल्स सब जो भी एप्लीकेबल होता है नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन में, वो सब वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन जो लेता है पर्सन उस पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स होगा तो कि मैम फिर सप्लायर क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा जब उसे इतनी सारी कंप्लाइंसेस करने हैं, तो अच्छा है ना जी कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना ले, उसके लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है कि अगर हम किसी भी लॉ में एप्लीकेबल नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए फिर भी हम लेते हैं, तो पहला आता है प्रोवाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू कस्टमर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी परचेज करते हैं, ठीक है, तो जो बायर होता है, अगर हमने कोई भी गुड्स परचेज करा है तो उस पर जो भी हमने जीएसटी दिया है उसका बाद में हमें इनपुट आईटीसी मिल जाता है। तो अगर कोई भी बिज़नेस हमारा रजिस्टर्ड होगा और हमने उससे कोई भी चीज़ परचेज़ करी है तो फिर जो बायर होगा उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर हमने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से करा होगा तो हम आईटीसी नहीं ले सकते। तो पहले सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जो बिज़नेस का कस्टमर होता है जो भी हमसे परचेज़ करेगा सामान उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड पर्सन होंगे वो वही सोचेंगे चलो हम इसी सप्लायर से डील करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम भी अब हमने जब परचेज़ करा है किसी से तो हम भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। थर्ड आता है मेक इंटर स्टेट सेल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। सेक्शन 24 में सबसे पहला ही पॉइंट है जिसमें बात कर रहा है कि अगर कोई भी सप्लायर इंटर स्टेट सेल करता है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है, उसे विद इन द स्टेट ही सप्लाई करना होता है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन लिया है तभी वो इंटर स्टेट कर सकता है। तो अगर उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो फ्रीली इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन।
फोर्थ, बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपके सारे कंप्लाइंसेस फॉलो होते हैं बिजनेस में। आप सिर्फ टाइमली रिटर्न फाइल करोगे, आपकी टर्नओवर कितनी हुई है, कितना प्रॉफिट आया है, तो उससे क्या होता है कि आपका एक बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है कि भाई जो बिज़नेस है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो अगर बिज़नेस को कोई भी बैंक लोन चाहिए होता है तो वो भी ईजिली मिल जाता है। अगर आपके बिज़नेस रेंटिंग प्रेमाइसिस में है तब भी आपको ईजिली से वो मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? फर्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। अब जो स्मॉल बिजनेस है, अब उनमें इतना कैपिटल नहीं होता है या इतनी वर्किंग कैपिटल नहीं होती है कि वो हर बार अपडेट कर सके टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो वन ऑफ द मेन रीज़न क्या होता है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का, कि टेक्नोलॉजी अप टू डेट नहीं रह पाती है। फिर आता है मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग। इसका मैंने ब्रीफ में दे रखा है। रजिस्टर्ड बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू फाइल 3 रिटर्न एवरी क्वार्टर। इसका मतलब कि अगर कोई भी सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उससे 3 रिटर्न फाइल करनी होती है एवरी क्वार्टर। क्वार्टर मतलब कि हर 3 महीने में। कौन कौन सी? GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3 एंड इंक्लूड, और उसमें क्या क्या होता है? इंक्लूड द डिटेल ऑफ ऑल परचेज, सेल एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेटिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसमें हमें सारे रिटर्न्स में हमें सारी अपनी परचेज की, सेल की, और बाद में जो हमारी टोटल आउटपुट लाइबिलिटी आती है उसमें से हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ करके जो भी बचता है वो हम पे आउट कर देते हैं। ठीक है। और अगर हम फेल हो गए ये रिटर्न फाइल करने के लिए तो ना हमारा आईटीसी तो हमें एलिजिबल होगा नहीं, ये तो ठीक है, बट इससे लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगती है। तो ये डिसएडवांटेज हुआ ना कि हमने बिना ज़बरदस्ती भाई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो ले लिया। अब ये भी तो देखिए आप कि आपको कितने सारे कंप्लाइंसेस करने पड़े। हर 3 महीने में आपको 3 रिटर्न फाइल करनी है, उसमें ये सारी डिटेल्स देनी है, और अगर आप टाइम पे नहीं फाइल कर पाए तो आपको एक तो आईटीसी नहीं मिलेगा, दूसरा लेट फीस लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा। ठीक। अब थर्ड आता है पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ये भी है कि आपको टैक्स लाइबिलिटी जो भी आपकी बनेगी वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और फोर्थ आते हैं कंप्लाइंसेस ऑफ जीएसटी प्रोविजन। बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वो लोग लेते हैं जिन पे लॉ की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि आप लोग अपनी मर्जी से ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं सेक्शन 29 विच इज़ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि अब हमने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, अब क्या हम उसे कैंसिल भी करवा सकते हैं? यस, हम कैंसिल भी करवा सकते हैं। बाय 2 रीज़न से हम कैंसिल करवा सकते हैं। या तो हाँ, खुद टैक्सेबल पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन लिया था वो खुद कैंसिल करवा दे, या फिर जीएसटी अथॉरिटी खुद, मतलब गवर्नमेंट खुद कैंसिल कर दे। कैंसिलेशन बाय द टैक्सेबल पर्सन कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? मैंने कुछ रीज़न लिख रखे हैं। जैसे डिसकंटिन्यू बिजनेस, बिजनेस ही बंद हो रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने का क्या मतलब है? अमेलगमेशन हो रहा है तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। डीमर्जर हो रहा है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज हो गया तो फिर प्रीवियस लॉ को फॉलो करने की क्या ज़रूरत? और नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, अगर हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम ऐसे बिजनेस में अब कन्वर्ट हो रहे हैं जिसमें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर उसमें भी हम कैंसिल कर देंगे, टैक्सेबल पर्सन खुद कैंसिल कर देगा। अब कैंसिलेशन बाय द जीएसटी अथॉरिटी कि कौन कौन से केसेस है जिसमें जीएसटी अथॉरिटी खुद कैंसिल कर देगी। पहला आता है डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब कि जो बिजनेस जिस भी प्लेस से रजिस्टर्ड है वहाँ पर एक्चुअली कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा है, वो एज अ डमी सिर्फ पेपर वर्क में दिखाया है कि हाँ बिजनेस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा। सेकंड होता है इशू इनवॉइस एंड बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस क्या कर रहा है कि इनवॉइस तो टैक्सेबल इनवॉइस तो इशू कर रहा है, ठीक है, उसमें आईटीसी भी अवेल कर रहा है, उसमें आउटपुट लाइबिलिटी भी वो कलेक्ट पे कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एज अ डमी इनवॉइस शो कर रहा है, तब भी उसे
जीएसटी का अथॉरिटी वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। थर्ड, डिक्रीज द जीएसटी रेट फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल कि किस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे जीएसटी का रेट 18% एप्लीकेबल है, बट कुछ वेंडर्स क्या कर रहे हैं, कुछ सप्लायर क्या कर रहे हैं, उसे 15% में सेल कर रहे हैं। क्यों? कि वो अपने कस्टमर को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि ये हम एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक लगाएंगे जिससे मार्केट में तो 18% का रेट है, लेकिन हम कस्टमर को 15% से देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमसे खरीदेंगे। अगर ये पता लग गया तब भी जीएसटी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर देगी। ये कुछ पॉइंट्स है जिसे रिमेंबर रखना है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है सेक्शन 25 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि व्हेन सप्लायर इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, कि कब सप्लायर के पास लाइबिलिटी आ जाती है रजिस्ट्रेशन लेने की। ये तो हमने देखा कि अगर सेक्शन 22 में अगर सप्लायर या किसी भी बिजनेस की टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से एक्सीड हो जाती है तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई उसे कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए है, उसकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो गई है जून में, तो अब उसे जुलाई तक लेना है, अगस्त तक लेना है, 1 साल के अंदर लेना है या 2 साल के अंदर लेना है, कब रजिस्ट्रेशन लेना है, तो हम इस पे बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? व्हेन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ सप्लायर एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट एट दैट डे, सप्लायर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25। इसका मतलब कि अगर किसी भी बिजनेस की एग्रीगेट टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से एक्सीड हो जाती है, उस दिन सप्लायर जो है लाइबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सेक्शन 25 के अंदर। विद इन 30 डेज, ये ध्यान रखना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडिंग द एग्रीगेट टर्नओवर सप्लायर हैज़ टू टेक जीएसटीएन नंबर। जिस दिन उसकी टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से एक्सीड हो गई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अब प्रोसीजर क्या होता है? इसका आंसर तो मिल गया कि उसे 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, बट व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द रजिस्ट्रेशन? ठीक है, तो वो हम यहाँ डील करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन लेंगे वो है www.gst.gov. इस वेबसाइट पे जाके फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आप ओपन करेंगे तो उसमें GST REG1 ये फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशंस को वो मांगेगा, जैसे आपका नाम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, आपका स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म ए पार्ट ए फिल करेंगे REG1 का, तो आप पे TRN नंबर जनरेट हो जाएगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आफ्टर फाइलिंग जनरल इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए TRN टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड विच इज़ वैलिड फॉर 50। ठीक है, तो जो ये TRN नंबर जनरेट होगा ना वो 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है। क्यों? इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या होता है कि जब कोई भी रजिस्ट्रेशन करता है ना तो वो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो साइड लेफ्ट कर देता है। ठीक है, तो TRN नंबर 15 डेज़ तक वैलिड होता है। आप TRN नंबर जनरेट करके उसे 15 दिन के बाद आगे प्रोसीड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने पार्ट ए फिल कर दिया, फिर TRN नंबर भी जनरेट हो गया। अब अगर आप 16th डे में दोबारा से ये आप लॉग इन करोगे तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं आप करेगा, फिर आपको दोबारा से पार्ट ए फिल करना पड़ेगा, न्यू TRN जनरेट होगा, देन आप आगे फॉरवर्ड मूव कर पाओगे। TRN नंबर जनरेट होगा, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ TRN आपको पार्ट बी फिल करना होगा। उसमें आपकी जनरल जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगेगा कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, आप किस बिजनेस में डील करते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें फिल करेंगे। स्टेप 2, आफ्टर फाइलिंग पार्ट बी एंड एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड इन GST REG2। GST 1 किसके लिए था?
जो हमारे जनरल इन्फॉर्मेशंस के लिए। GSTR2 जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे ना, तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी आपके पास, जो प्रूफ होगी कि हाँ आपने GST में रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, बस इसका इतना ही काम होगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ GST REG2 within 3 days either seller received REG06 और REG03। जैसे ही आपने GSTN2 में एक्नॉलेजमेंट आई तो 3 दिन के अंदर ही अंदर या तो आपके पास REG6 आ जाएगा, जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, या फिर आएगा रजिस्ट्रेशन मतलब REG3। REG3 किसके लिए होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या फिर कोई भी डाउट है GST ऑफिसर को जो उसे उसमें क्लियर नहीं है, तो फिर वो REG3 भेजेगा कि आप ये डाउट को क्लैरिफाई करो। मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, इफ़ एप्लीकेशन 100% करेक्ट देन विदिन 3 days REG3 इशू बाय द GST ऑफिसर। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, ठीक है, तो फिर वो REG6 आपको 3 दिन के अंदर अंदर दे देगा। इफ़ REG3 अगर 3 दिन के अंदर अंदर आपको REG3 मिल गया तब तो देयर इज़ सम क्लैरिफिकेशन इन एप्लीकेशन डिमांडेड बाय द ऑफिसर। हो सकता है कि जो आपने प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ दिया हो वो क्लैरिफाई ना हो, उसे और डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, तो उसके लिए वो REG3 आपको इशू कर देगा। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि 3 दिन के अंदर अंदर, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में भी ये डाउट आ रहा होगा कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर दोनों ही ना आए, ना REG6 आया ना REG3 आया, तब हम क्या समझे, तब उस केसेस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है। उसके बाद इसका मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद अगर ऑफिसर आपको REG3 इशू करता है तो वो वैलिड नहीं होगा, 3 दिन के अंदर ही अंदर करना है। An officer failed to issue both either REG6 or REG3 then deemed registration assumed by the supplier। बाद में फिर वो REG6 आपका इशू हो जाएगा लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। अब क्या है कि अगर सपोज REG6 आपको मिल गया तब तो कोई इशू ही नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब REG3 आ गया जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन देनी है, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको REG3 मिला क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपको सेंड करना है REG4 में। ठीक है, REG4 में आपको वो डॉक्यूमेंट सेंड करना है 7 दिन के अंदर अंदर। अगर वो डॉक्यूमेंट से GST जो ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर वो REG5 में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। या फिर हो सकता है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप खुद ही उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए REG4 में, तब भी वो क्या करेगा, अगर आप फेल हो गए, इफ़ अ सप्लायर फेल टू रिस्पॉन्स विद इन द 7 days और ऑफिसर डज नॉट सेटिस्फाई विद द क्लैरिफिकेशन देन ही विल इशू REG5 रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इन शॉर्ट में देखें तो ये 6 एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। GST है REG1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला किसके लिए, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन TRN जनरेट होता है, देन उसके बाद पार्ट बी में जो हमारी फर्दर इन्फॉर्मेशन वो बोलता है। ये हमें कब फिल करनी है, विद इन द 30 days क्रिएशन ऑफ द लाइबिलिटी, जब वो टर्नओवर एक्सीड हो जाता है स्पेसिफिक लिमिट पे, जो हमें सेक्शन 22 में डिस्कस करा था। फिर GST REG2 एक्नॉलेजमेंट आती है जिसमें वो बताता है कि हाँ आपने GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है, अब आपको वेट करना है GST ऑफिसर के रिप्लाई का। तीसरे में कि अगर कोई भी ऑब्लिगेशन है या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो REG3 इशू होगा। REG4 में आपको रिस्पॉन्स करना है उस डाउट का जो ऑफिसर के मन में है। REG5 में रिजेक्ट कर देगा अगर या तो आपने 7 दिन के अंदर खुद ही नहीं REG4 का रिस्पॉन्स करा या फिर उसे डाउट हुआ, आप जो भी आपने उसे प्रूफ दिए हैं वो उस फिर भी उससे सेटिस्फाई नहीं है। फिर REG6 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बस, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। सो इन
इससे हमने अपना पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिकली हम कैसे लैपटॉप में वेबसाइट पे जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।